ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चोरी गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा का 24 घंटे बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। बसपा नेता ने की आत्मदाह की कोशिश, आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों ने लगाया जाम। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट कार्यक्रम में भाग लेने आए महामहिम राज्यपाल, चौथे स्तंभ को बताया समाज का आईना। पत्रकारिता में खोती विश्वसनीयता पर जताई चिंता। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण भाई तोगड़िया ने फिर अलापा पुराना राग। अयोध्या में राम मंदिर पर कब तक बटोरेंगे जनता के वोट। ताज महोत्सव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में, प्रशासन और शिल्पी कर रहे हैं जीत तोड़ मेहनत। और अब खबरें विस्तार से। थाना एतमादौला के टेढ़ी बगिया स्थित बुद्ध विहार से शनिवार को चोरी की गई भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की प्रतिमा का 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है, जिससे आक्रोशित क्षेत्रीय नागरिकों ने रविवार को फिर आगरा अलीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद बसपा नेता ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल आग लगाने की कोशिश भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति बरामद करने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर जाम खुल सका। टेढ़ी बगिया स्थित बुद्ध विहार से भगवान बुद्ध की मूर्ति को चोरी किए हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक मूर्ति बरामद न किए जाने से जनता का गुस्सा एक बार फिर फूट गया और आक्रोशित जनता एक बार फिर आगरा अलीगढ़ मार्ग जाम करने पहुंच गई और जाम लगा दिया गया। पुलिस द्वारा 24 घंटे में मूर्ति बरामद करने का आश्वासन दिया गया था, जिसकी डेडलाइन समाप्त होने पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा ये कदम उठाया गया और इस दौरान 2 लोगों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल आत्मदाह करने की कोशिश भी की, जिसको मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह रुकवाया। सात काना जो कल जाटिया भगवान बुद्ध के मठ पर आए, हजारों की तादाद में लोग लेडी, तो हल्का फुल्का बच्चों ने जाम भी लगा दिया। तो अभी तक न कोई आया नहीं, न कोई अनुशासन दिया। हमारे भगवान की बुद्ध की मूर्ति कोशिश ये की थी कि हमने कहा था कि हमारी 24 घंटे में मूर्ति बरामद नहीं हुई तो हम अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे, मिट्टी का तेल लगा के जल जाएंगे। और आज पुनः फिर कह रहे हैं कि एक राधा कृष्ण की मूर्ति 14 घंटे में आ जाती है, हमारे भगवान बुद्ध की मूर्ति या गाना जो है 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक उसके लिए न कोई अधिकारी आया, न कोई डीएम आया, न कोई एसडीएम आया, न कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी आया। 2 कांस्टेबल आए, इन्होंने मुझे रोका पकड़ा तो पब्लिक ने, नहीं तो मैं आज ही अपने आप को खत्म के द्वारा स्तब्ध की गई थी, उनके द्वारा दान की गई थी। लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कल से लेकर के आज तक कोई एसडीएम नहीं आया, कोई अधिकारी तब का कोई आदमी यहाँ तक नहीं आया, कोई भी अधिकारी यहाँ तक ये कहने नहीं आया कि हम 4 दिन में 6 दिन में हमें सब वक्त चाहिए, हम मूर्ति बरामद कर लेंगे। सिर्फ जो है पता नहीं सुना है, एसओ साहब आए होंगे, किसी से वार्ता हुई घर पर बैठ के किसी से, जनता के बीच में आकर के जनता में आक्रोश है कि हमारी मूर्ति जब तक बरामद नहीं होगी हम यहीं पर शांति प्रिय से शांति ढंग से धरना देंगे। और शांति प्रिय से जो भी हमने कल अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे में अगर मूर्ति बरामद नहीं की गई हम आत्मदाह करेंगे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर आ गईं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मूर्ति को बरामद करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने जल्द ही मूर्ति बरामद करने का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। से धरना धर के बैठे हैं, नहान पानी हमने कुछ भी नहीं खाया है। जब तक हमारे भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं आएगी, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, जब तक हम अन्न जल नहीं करें, लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें मरने की टाइम है तो हम मर भी सकते हैं भगवान बुद्ध के लिए। धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा दी गई भगवान बुद्ध की ये अष्ट धातु की प्रतिमा को पुलिस कब तक बरामद कर पाती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये भी सच है कि पुलिस ने जल्द ही ये प्रतिमा बरामद नहीं की तो जनता का गुस्सा बढ़ सकता है, जिसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट उपजा के कार्यक्रम में भाग लेने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक आगरा पहुंचे। महामहिम ने बदलते दौर की पत्रकारिता में विश्वसनीयता में आई कमी का
का भी जिक्र किया। तो वहीं चौथे स्तंभ को समाज का आईना बताया। साथ ही महामहिम ने पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट यानी उपजा का 34वां वर्षगांठ समारोह होटल डबल ट्री में नेशनल जर्नलिस्ट मीट 2015 के नाम से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के महामहिम राम नाईक शिरकत करने पहुंचे। अपने समय से करीब 1 घंटा देरी से पहुंचे राज्यपाल का उपजा के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। राज्यपाल ने मां सरस्वती की मूर्ति के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों ने अपने अपने विचार रखे। अपने विचार रखने वालों का कहना था कि पत्रकारिता देश की आज़ादी से शुरू हुई थी, जो एक मिशन की तरह काम करती थी, लेकिन आज इसकी आज़ादी पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिससे समाज का आईना कहे जाने वाली पत्रकारिता बदलते दौर में काफ़ी बदल गई है। तमाम लोगों ने ऐसे कई उदाहरण दिए जब उनकी कलम को रोकने की कोशिश की गई। हम कहाँ खारिज बहुत सारी बातें हैं, जैसे निजी सम्मान, दूसरों का सम्मान, नौकरी की शर्तें, किस तरह का एजेंडा अखबार या संस्थान तय करेगा, उसमें हम बंधे हुए हैं। हम अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें पुनर्विचार में जिस तरह का वातावरण बनाया, इस मीडिया की पूरी दुनिया में जिस तरह का वातावरण बना, उसमें एक अस्थिरता का वातावरण है। पत्रकार खुद भय से ग्रस्त है, क्योंकि उसकी नौकरी, उसका काम करने का जो वातावरण है, उस पर हर क्षण बहुत सारा ऐसा। पहले क्या है कि शुरू में जो लोग अखबार जिन्होंने निकाले, वो सारे लोग संघर्ष करके अपने अखबारों को उन्होंने स्थापित किया। अगर वो मालिक भी थे तो वो अखबार बनाकर ही आए थे, उनमें बाहर के पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। राज्यपाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें राज्यपाल के नाम से ही पुकारा जाए, क्योंकि महामहिम नाम हमें गुलामी की याद दिलाता है। महामहिम अंग्रेजों के जमाने में हुआ करते थे, जबकि आज हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद है। राज्यपाल राम नाईक का कहना था कि 1857 से पहले ही पत्र प्रकाशित हुआ करते थे, जो समाज को जागरूक करने का काम करते थे, लेकिन बदलते दौर में प्रतिस्पर्धा के चलते कई बार ब्रेकिंग न्यूज की खबरों में भी कमियां आ रही हैं। तो जरूरी है कि संस्थान और पत्रकार इस पर भी ध्यान दें, ताकि चौथे स्तंभ की विश्वसनीयता बनी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए आज जो मांगे सौंपी गई हैं, कोशिश करूंगा कि सरकार उसे माने। के पूर्व के पत्रकार और आज के पत्रकारों में भी कितना अंतर है, इसका एक एहसास भी हुआ। और गए महीने में पत्रकारों की ओर से जो समस्याओं के निस्तारण के बारे में मुझे निवेदन दिया था, और उस समय पर कुछ चर्चा भी हुई थी, लेकिन उस चर्चा के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार ने, राज्य सरकार ने इसके बारे में उचित कदम उठाने चाहिए, ऐसा मैंने उनको कहा था। अब यहां जो फिर एक दफे पत्र दिया है, उसके आधार पर मैं उसका फॉलोअप करने की भी कोशिश करूंगा। इतना ही प्रारंभ में मैं बताना चाहता हूं। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने उपजा के पदाधिकारियों, कई पत्रकारों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान भी किया। कई पत्रकारों ने महामहिम का शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया। उपजा के कार्यक्रम में भाग लेने आगराए राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा और मीडिया में 30% में स्पोर्ट्स और विज्ञापन के स्थान के साथ साथ बाकी के 70% में अपराध की खबरें होने की बात कही। साथ ही आजम के बयान पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत बताया, ताकि नेताओं की जुबान पर लगाम लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी प्रदेश की कानून व्यवस्था से पूरी तरह से वाकिफ है, इसलिए लगातार वो प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताते नजर आते हैं। राज्यपाल का कहना था कि अगर प्रदेश के अपराध पर नजर डाली जाए तो अखबार में 30% में स्पोर्ट और विज्ञापन होते हैं, जबकि बचे हुए 70% में अपराध की खबरें होती हैं, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। हालांकि प्रदेश के मुखिया भी इन अपराधों से काफी चिंतित हैं और इस पर गंभीर भी हैं। व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी की भी यही अभिलाषा है कि आज की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था,
उसमें सुधार होनी चाहिए। उस प्रकार वो प्रयास भी कर रहे हैं। क्या उसका असर दिख रहा है कुछ? वो आपने तय करना है। लगातार सपा के बयानवीर कहे जाने वाले आजम खां के नए बयान पर, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों को राज्यपाल से खतरा बताया था, उस पर उनका कहना था कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर और इस पर हमला करना गलत है। इस बारे में सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पत्र आजम खां ने उन्हें भेजा है उसमें लिखी बातें पूरी तरह से गलत हैं। इन आरोपों पर उनकी ओर से की जाने वाली कार्रवाई के बारे में राज्यपाल ने कुछ नहीं बोला और बात सरकार पर छोड़ दी। के बारे में इसे अधिक कुछ कहना राज्यपाल पद के गरिमा से अनुकूल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके बाद भी आजम खां के ये टिप्पणियां दल पर हाथ तो नहीं? इसके बारे में मैंने कहा हुआ है कि उन्होंने जो पत्र लिखा है वो सार्वजनिक ढंग से लिखा है। इसके बारे में जो भी करना होगा वो मुख्यमंत्री ने उसके बारे में विचार करना चाहिए। उनके वो मंत्री हैं और इस भूमिका में उन्होंने विचार करना चाहिए। क्या लगता है कि इससे एक तरीके से राज्यपाल की गरिमा जो है प्रभावित हो रही, जो लगातार आपके शब्दबाण वो छोड़ते रहते हैं आए दिन? ऐसा है कि मेरा जो पद है वो संवैधानिक पद है। अब संविधान पर इस प्रकार के हमले करना उचित नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो क्या आप उनको टर्मिनेट करने की सिफारिश भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री से? अब मुख्यमंत्री इस बात का विचार करेंगे कि उनके सहयोगी कैसा व्यवहार करते हैं और इस पर निर्णय करने का काम मुख्यमंत्री का है। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब आजम खां ने कोई बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं। बहरहाल अब राज्यपाल ने कार्रवाई की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर छोड़ दी है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से आजम पर क्या कार्रवाई होती है। विश्वविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं के बारे में राज्यपाल ने कहा कि वो यहाँ फैली अव्यवस्थाओं से अनजान नहीं है। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि वो अपनी शिकायतें सीधे उन तक पहुंचाएं, किसी बिचौलिए से अपनी बात ना कहे। अंबेडकर विश्वविद्यालय अपनी लेट लतीफी और अव्यवस्थाओं के लिए काफी मशहूर है, जिसका खामियाजा लगातार छात्र छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। परीक्षाएं होने के बाद महीनों और सालों तक परिणाम घोषित ना होना मानो विश्वविद्यालय की नियति बन गई है। ऐसी ही समस्याओं के लिए महामहिम ने अब ऐसी शिकायतें सीधे उनसे करने की सलाह दी है। महामहिम का कहना था कि पीड़ित अपनी शिकायतें लिखित में उन्हें दे सकते हैं, जिनका वो निदान करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में जो शिकायतें मेरे पास आई थी, उन शिकायतों को ख्याल में रखकर मैंने उनका दीक्षांत समारोह आगे कर दिया था। जिनकी शिकायतें आई थी उनकी शिकायतें समाप्त हुई है, ये मैंने देखा है। और किसी को लगता होगा कि आगरा विश्वविद्यालय के बारे में कोई शिकायत है, वो यदि मुझे लिखते हैं तो निश्चित तौर पर उसका ख्याल मैं करूंगा और उसके योग्यता के अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा। गौरतलब है कि आए दिन छात्र छात्राएं अपने परिणामों और समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं होती। महामहिम के इस बयान के बाद छात्र छात्राओं की समस्याएं दूर होने की उम्मीद सी की जा सकती है। 18 फरवरी से शुरू होने वाले ताज महोत्सव की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। फिर बात चाहे दुकानों के आवंटन की हो या फिर शिल्पग्राम की साज सज्जा की। इन दिनों शिल्पग्राम की हर दीवार पर जहाँ शिल्पी अपनी कला की अद्भुत छटा बिखेरने में लगे हैं। देखिए ताज न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ताज महोत्सव, जिसे हर साल आगरा पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, जहां देश विदेश से आए शिल्पी और कलाकार अपनी अपनी कलाएं ताज महोत्सव में आने वाले पर्यटकों के सामने पेश करते हैं। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ताज महोत्सव के आगाज में चंद ही दिन रह गए हैं, या यूँ कह लें कि ताज महोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ताज महोत्सव में अब केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं। तो वहीं विभाग ने ताज महोत्सव की सारे साज सज्जा के काम को अंतिम दौर में पहुंचा दिया है। इसमें चाहे बात दुकानों की साज सज्जा की हो या आवंटन की। 24वें ताज महोत्सव के आगाज में इस बार करीब 350 दुकानें ताज महोत्सव में अपनी शोभा बिखेरेंगी, जहां देश विदेश से आए व्यापारी अपनी अपनी कलाओं के नमूने पर्यटकों के सामने पेश करेंगे। अगर बात ताज महोत्सव के मुख्य आकर्षण की करें, यानी मुक्तकाशिया मंच की, जहां से देश के जाने माने कलाकार अपनी प्रतिभा से दर्शकों का मन मोह लेते हैं, तो उस मंच की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब केवल इंतजार है तो 18 फरवरी का, जब ताज महोत्सव का शुभारंभ होगा। फिलहाल तो विभाग ने अपनी तरफ से इस 24वें ताज महोत्सव को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास कर लिया है,
लेकिन देखने वाली बात यह है कि विभाग की ये कोशिश क्या रंग लाती है और ताज महोत्सव की ये रौनक पर्यटकों को कितना भाती है या फिर अपनी ओर लुभा पाती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साईं आशा प्रॉपर्टीज एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साईं आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। विराट हिंदू सम्मेलन में भाग ले रहे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय नेता प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर से अयोध्या में राम मंदिर का राग अलापा। धर्म विशेष पर जमकर प्रहार करते हुए तोगड़िया ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। खचाखच भरे जीआईसी मैदान में तोगड़िया की हर बात का समर्थन भीड़ हाथ हिलाकर कर रही थी। विराट हिंदू सम्मेलन में भाग लेने आए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। समर्थकों से खचाखच भरा जीआईसी मैदान उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब तोगड़िया ने भाषण के लिए माइक थामा। भाषण की शुरुआत करते ही हिंदू नेता ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का राग अलापना शुरू कर दिया। राम मंदिर मुद्दे पर गरजते हुए तोगड़िया ने कहा कि किसी के चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि आज का प्रसंग विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 50 वर्ष निमित्त है, पर मैं कहूंगा कि हम उत्सव मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम उत्सव मनाने के लिए क्यों एकत्रित नहीं हुए हैं? क्योंकि उत्सव तो हम तब मनाएंगे जब अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का काम हमारा पूरा होगा। इसलिए उत्सव तो हम ही मनाएंगे। किसी ने चाहा तो अभी मंदिर बनेगा और किसी ने नहीं चाहा तो भी अयोध्या में राम का मंदिर तो बनकर रहेगा। इसलिए उत्सव हम तब मनाएंगे जब अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया था, ऐसा भव्य मंदिर बनाने का काम पूरा होगा और आप ये मंदिर में जाकर राम लला के आशीर्वाद लोगे। विश्व भर में हिंदुओं की दशा पर चिंता जताते हुए तोगड़िया ने एक बार फिर से
हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा। करीब 1 घंटे के अपने भाषण में तोगड़िया ने हिंदुओं के इतिहास का भी बखान किया। मैं हिंदू को आगे ले जाने के 3 संकल्प समझाऊं। इसके पहले मैं 10 मिनट के लिए 2000 वर्ष की इतिहास की आपको यात्रा करवा देता हूं। किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे कि 1400 वर्ष पहले दुनिया में बोलो कोई शाहरुख खान पैदा हुआ होगा, सलमान खान, सलमान खुर्शीद, इमाम बुखारी, हो ही नहीं सकता है। क्यों? 1400 वर्ष पहले दुनिया में मुसलमान ही पैदा नहीं हुए थे। किसी को पूछेंगे कि 2000 वर्ष पहले दुनिया में कोई फर्नांडीज होगा, हो ही नहीं सकता है। क्यों? 2000 वर्ष पहले दुनिया में क्रिश्चियन ही पैदा नहीं हुए थे। मेरे आगरा के चतुर भाइयों बहनों, बताओ 2000 वर्ष पहले यदि दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं, एक भी क्रिश्चियन नहीं, तो बताओ 2000 वर्ष पहले मक्का में कौन होंगे, मदीना में कौन होंगे, ईरान में कौन होंगे, रोम में कौन होंगे, संपूर्ण दुनिया में कौन होंगे? यही तो मुझे आपको समझाना था। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए तोगड़िया ने साफ कह दिया कि हम धर्मांतरण के विरोधी हैं और जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें संसद में इसके खिलाफ कानून बनवाने में सहयोग करना चाहिए। आज तो मैं 100 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान यह प्राप्त करने की ब्लूप्रिंट, अर्थात भारत में कोई हिंदू भूखा नहीं, एक मुट्ठी अनाज, कोई बच्चा बिना शिक्षा नहीं, मेरी योजना हर रोज 1 रुपया या 1 महीने की प्राइवेट की स्कूल कॉलेज की फीस दो, मेरी योजना हर परिवार को प्राइवेट के डॉक्टर, इसलिए डॉक्टरों से मांग हर रोज 1 मरीज फ्री, हर युवक को रोजगार, इसलिए व्यापारियों से मांग कि 1 युवक को रोजगार दो, और विश्व हिंदू परिषद भी रोजगार प्राप्त करने की ट्रेनिंग शुरू कर रही है। दुनिया का व्यापार हम करेंगे, इसलिए व्यापारों पर अनावश्यक जो कानून के संघर्ष सरकारों ने लगाए हैं वह हटवाएंगे और देश की कृषि समृद्ध करेंगे। यह 6 रास्तों से हिंदुओं की खोई हुई समृद्धि वापस लौटे। हिंदू ही आगे शिक्षा में, पैसे में, व्यापार में, कृषि में, सम्मान में, सुरक्षा में, यह विश्व हिंदू परिषद का अभियान है। गाय रक्षा का संकल्प दिलाते हुए हिंदू नेता ने देश में बढ़ रही गौ हत्याओं पर चिंता जताई। भाषण के दौरान कहे शब्दों का कई बार तोगड़िया ने जन समूह से समर्थन मांगा। भाषण के दौरान जय श्री राम के नारे भी जमकर गूंजते रहे। अक्सर मंच पर बैठकर भाषण देने वाले भाजपा नेता तोगड़िया के कार्यक्रम में मंच के नीचे बैठकर भाषण सुनते नजर आए। कुछ नेताओं को दर्शक दीर्घा के सामने वीआईपी गैलरी में जगह मिली तो कुछ को खड़े होकर ही संतोष करना पड़ा। और हैरत तो तब हो गई जब तोगड़िया ने इशारों ही इशारों में भाजपा की भी खिंचाई कर दी। विराट हिंदू सम्मेलन में बैकडोर से भाजपा ने पूरा समर्थन दिखाया हो, पर सम्मेलन के दिन भाजपा नेता बेबस दिखे। विश्व हिंदू परिषद के 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया आगरा आए थे। जीआईसी ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 2 मंच बनाए गए थे। एक मंच पर तोगड़िया के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी थे, तो दूसरे मंच पर संत समाज के लोग मौजूद थे। तोगड़िया को सुनने के लिए आए भाजपाइयों को मंच के नीचे बनी वीआईपी दर्शक दीर्घा में ही बैठना पड़ा। कुछ भाजपा नेता वीआईपी दर्शक दीर्घा में स्थान न मिलने की वजह से खड़े नजर आए। विराट हिंदू सम्मेलन में फतेहपुर सीकरी सांसद चौधरी बाबूलाल के अलावा जिले भर के अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाषण के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कई बार बसपा सपा नेताओं को आड़े हाथों लिया तो भाजपाई मुस्कुराते नजर आए। आईसीसी वर्ल्ड कप मैच के भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान आगराइट्स का उत्साह देखते ही बनता था। एक उद्घाटन समारोह में बड़ी स्क्रीन लगाकर इस मैच के देखने की व्यवस्था की गई और हद तो तब हो गई जब कार्यक्रम में हवन पूजन कराने आए आचार्य पंडित पूजन छोड़कर स्क्रीन पर टकटकी लगाए नजर आए। विश्व भर में क्रिकेट के दीवानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्रिकेट मैच का मुकाबला उस दिन बेहद रोचक होता है जब स्टेडियम की पिच पर भारत पाक का मुकाबला हो। आगराइट्स का उत्साह भी रविवार को आईसीसी वर्ल्ड कप के भारत पाक मुकाबले के दिन देखते बना।
शहर भर में कई जगह एलईडी स्क्रीन्स लगाकर मैच का प्रसारण किया गया। एक बिल्डिंग के शुभारंभ कार्यक्रम स्थल पर भी एलईडी लगाकर मैच दिखाने की व्यवस्था की गई थी। इसी कार्यक्रम में हवन पूजन भी होना था, जिसे संपन्न कराने के लिए विद्वान आचार्यों को भी आमंत्रित किया गया था। भारत पाक मैच के मुकाबले में हर चौके छक्के पर आचार्य पंडित टकटकी लगाए एलईडी की तरफ दिखाई दिए और शायद यही वजह रही कि करोड़ों भारतीयों के साथ इन आचार्यों की पूजा अर्चना आखिरकार पाक को शिकस्त देने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित प्रवक्ता परीक्षा के दौरान शहर भर के केंद्रों पर बेहद सख्ती रही। करीब 10,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने 20 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा देकर अपनी किस्मत आजमाई। परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए हर केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट में फोर्स के तैनात रहे। यहाँ 430 अभ्यर्थियों का सेंटर है और प्रवक्ता वर्ग की ये परीक्षा है। परीक्षा के लिए सभी कमरों में बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पूरी लाइट वगैरह की सब व्यवस्था सही कर दी गई है और नकल भी हर एक कमरे में 2-2 लोग हैं और सभी सर्च वगैरह करके सब बाहर कर दिया जाता है उनका सामान वगैरह सब। फिलहाल ये वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। होटल ग्रांड में चल रहे 4 दिवसीय सार्क लिटरेचर फेस्टिवल में तीसरे दिन एशियाई देशों के विकास पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में तमाम एशियाई देशों के लेखक और साहित्यकार ताज नगरी में जुटे हैं। पिछले कई दिनों से आगरा के ग्रांड होटल में चल रहे 4 दिवसीय सार्क लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन भी एशियाई देशों से आए तमाम लेखकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस फेस्टिवल में इन लेखकों के द्वारा लिखे कई उपन्यास भी उपलब्ध हैं। रविवार को ग्रांड होटल में इस फेस्टिवल के दौरान सुबह एक सेमिनार हुआ, तो वहीं इसके बाद एशियाई देशों से आए दिग्गज लेखकों की कविताओं का दौर चला। वहीं कुछ कविताओं ने किसी को ताली बजाने को मजबूर कर दिया, तो किसी की कविताओं ने लोगों की आंखें नम कर दी। आज यहाँ पे पोइट्स एंड राइटर्स डे, उन लोगों ने अपना पोएम्स और अपना एकेडमिक
पेपर्स रीड किया टू जस्ट एक्सप्रेस अबाउट साउथ एशियन कंट्रीज कंडीशन, उनकी कंडीशन कैसा है और क्या करना चाहिए, हाउ वी कैन प्रमोट पीस इन साउथ एशियन कंट्रीज। किस टाइप के लिटरेचर्स यहाँ पे इस वक्त उपलब्ध हैं? Different kind of literatures, generally it's about promoting peace. क्रिकेट का खुमार हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है और अगर बात वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच की हो रही हो तो इस खुमार का असर शहर की सड़कों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों पर भी सन्नाटे के रूप में देखने को मिल जाता है। ऐसा ही कुछ नजर आया ताजमहल पर, जहां रविवार होने के बावजूद भी इक्का दुक्का ही पर्यटक दिखाई दिए। क्रिकेट का खुमार अपने आप में ही एक अलग जज्बा है और ये खुमार वर्ल्ड कप के मैच का हो और वो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो क्या कहने। बस फिर क्या था, रविवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सुबह से ही शुरू हो गया, जिसका असर आगरा शहर के सड़कों पर साफ देखने को मिला। इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप के इस घमासान ने पर्यटकों के पैरों में बेड़ियां डाल दी, जिससे आगरा शहर की ऐतिहासिक इमारतें भी पर्यटकों की राह तकती रह गई। जिसके बाद रविवार के दिन भी ताजमहल पर पर्यटकों का आलाक पड़ा रहा। ताज परिसर के व्यापारी केवल पर्यटकों की राह ही तकते रह गए। संडे के दिन भीड़ रहती है, चूँकि संडे छुट्टियां होती हैं, स्कूल की टीमें होती हैं और भी बच्चे आते हैं, मगर चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है और ये देखा गया है हमेशा कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें लोग जो है टीवी देखने में घुस जाते हैं और वही कारण है कि आज सारे लोग टीवियों से चिपके हुए हैं, तो यहाँ सन्नाटा है। तो क्या कुछ व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, जब तक ये मैच चलेंगे तब तक बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट आएगा नहीं। टूरिस्ट भी अगर होटल पे आ जाता है तो वो फिर होटल में भी कमरे में अपने टीवी देखता रहता है और मैच देखता है। हर एक आदमी को रिजल्ट जानने का वो लगा रहता है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी न जाने ऐसे कितने ही क्रिकेट के घमासान होना बाकी हैं जिससे व्यापारी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल तो ताज परिसर में इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहे घमासान मैच का असर साफ दिखाई दे रहा है। किसी समय में एशिया का सबसे सुंदर उद्यान विभाग का फूस बंगला आज अधिकारियों की नाफरमानी के कारण जर्जर हो चुका है। इस फूस बंगले ने अपनी खूबसूरती के चलते कई बार अवार्ड भी जीते, लेकिन आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ताजमहल से चंद कदम की दूरी पर है ये उद्यान विभाग का फूस बंगला। किसी समय में इस बंगले को एशिया के पहले बंगले का दर्जा प्राप्त था। इस बंगले का निर्माण रानी विक्टोरिया के समय में अंग्रेजी हुकूमत ने किया था। विक्टोरिया पार्क में बने इस बंगले में कभी उद्यान अधीक्षक रहा करते थे। ये बंगला जो आज जर्जर हालत में है, किसी समय में अपनी खूबसूरती के चलते सुर्खियों में छाया रहता था। इस बंगले का जिक्र सहूलियत संघ की किताबों में भी कई बार किया गया है। रानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद इस बंगले के पार्क में रानी की मूर्ति लगा दी गई, जिसके बाद इसे विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाने लगा। आज उसी मूर्ति को प्रशासन पालीवाल पार्क में लगवाना चाहता है। रानी विक्टोरिया की मौत के बाद सन 1885 के बाद इस खूबसूरत फूस बंगले में उद्यान अधीक्षक ने रहना बंद कर दिया, जिसके बाद ये खूबसूरत बंगला अनदेखी का शिकार होता चला गया और आज आलम यह है कि ये बंगला आज किसी खंडर से कम नहीं है। सन 85 तक इसको एशिया के अंदर प्रथम बंगला माना गया। फूस बंगले के नाम से विख्यात था। इसमें सोवियत संघ की जो किताबें छपती थी उसमें भी इसका कई बार हुआ है। इसने सम्मान भी पाया है बहुत जगहों पे और सम्मानित होने के नाते इसको जो है पूरे विश्व में जाना जाता था और एशिया का पहला बंगला था। लेकिन नामालूम ऐसा क्या हुआ जो 85 के बाद से इस बंगले की हौले हौले रौनक जाती है और उद्यान अधीक्षक दूसरी जगह रहने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि आज ये खंडर हालत में। तो ऐसी चीज़ जो धरोहर के रूप में थी उसको उद्यान विभाग ने बिल्कुल क्षतिग्रस्त करा दिया है और मैं इसलिए उस पर आरोप लगाऊंगा उद्यान विभाग के उन्हें क्षतिग्रस्त कराया, चूँकि उद्यान विभाग का कोई भी अधिकारी अब यहाँ आता ही नहीं है। ताजमहल के पास होने के बाद भी आज इस खूबसूरत बंगले की देखभाल करने वाला कोई नहीं। ये बंगला जो किसी समय में एशिया का प्रथम बंगला माना जाता था, एक खंडर में तब्दील हो चुका है। संबंधित विभाग को चाहिए कि इस बंगले का पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि ये बंगला जो किसी समय में अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात था, अपनी बदहाली पर आज आंसू बहाए बैठा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कभी इस खंडर हो चुके फूस बंगले का पुनर्निर्माण हो पाएगा, जिससे एक बार फिर ये अपने पुराने रूप में आ सके, या ये फूस बंगला विभागीय अनदेखी के चलते इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा जाएगा। ताजनगरी के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक और कंपनी अपर्णा इंफ्रा बिल्डर्स ने कदम बढ़ाते हुए ताजनगरी फेज 2 में ट्विंस टावर बनाए हैं। रविवार को साइट कैंप पर हवन पूजन के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। इन टावर्स की ऊपरी मंजिल के फ्लैट से ताज का दीदार आसानी से हो सकेगा। ये अपर्णा
बिल्डर्स वालों के लिए है, ये उन्होंने बनाई है ट्विन टावर, और मैं समझता हूँ आगरा में सबसे नंबर 1 में जाएगा ये प्रोजेक्ट जो है ताज नगरी फेज 2 में है, और ताजमहल यहाँ से बहुत पास है, और ताज व्यू भी यहाँ से दिखता है। हमने फ्लैट इस हिसाब से बनाए हैं जिसमें ताज व्यू दिखे। 2 रूम के 3 कमरों के और 4 कमरों के, तीनों तरह के फ्लैट बनाए, बहुत सुंदर फ्लैट बन रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फ्लैट हमारे बुक हो चुके, और आज भी काफ़ी लोग यहाँ पे फ्लैट बुक करा रहे हैं। आज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।